हुई दुर्घटना में 18 की हुई मौत। जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन। 15 घायलों में से 11 को अस्पताल से मिली छुट्टी। सरकार ने परिजनों को रिकॉर्ड टाइम में भुगतान की अनुग्रह राशि। भारत टेक्स 2025 का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। दुनिया के छठे बड़े कपड़ा निर्यातक बनने पर जताई खुशी। साल 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात का रखा लक्ष्य। सोमवार को 3 बजे हो सकती है दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मुहर। पर्यवेक्षक का नाम का जल्द हो सकता है ऐलान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में की शिरकत। महासागर को बताया जीवन रेखा। क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए सभी देशों को एक साथ आने का किया आह्वान। और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान आईएसआई लिंक की जांच करेगी एसआईटी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा एलिजाबेथ के पाकिस्तान के साथ संबंधों के सिलसिले में दर्ज किया जा सकता है मामला। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश के बाद समिति के सदस्यों ने जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से तुरंत हालात को काबू करने में पूरा रेलवे अमला मौके पर पहुंच गया और सामान्य परिचालन शुरू कराया गया। कल के बाद से लेकर अभी तक हालात सामान्य हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। शनिवार शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना उस समय हुई जब शाम करीब 9 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर यात्रियों की भीड़ अचानक से ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद रेलवे ने भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। बढ़ते भीड़ के दबाव के बीच यात्रियों का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने की जल्दबाजी में ये हादसा हो गया। फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। घटना के बाद रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया, तो घायलों को 2.5 लाख रुपए और इलाज का बंदोबस्त भी किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद से जो घायल हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है उसमें वो भर्ती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घायल हैं वो जिस डिपार्टमेंट में भर्ती है वो ऑर्थो में है और उनका इलाज चल रहा है यहाँ पर। इस बीच रेलवे ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार को शामिल किया गया। समिति ने घटना की तह में जाने की जांच भी शुरू कर दी है। रेल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह पीसीसीएम और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद रेल मंत्री से लेकर पूरा रेलवे प्रशासन हरकत में आया और आला अधिकारियों की पूरी टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बहुत जल्द ही हालात को काबू में कर लिया गया। सभी ट्रेनों को उनके गंतव्य तक रवाना किया गया, तो प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करके हालात को सामान्य किया गया। कल रात से लेकर अभी तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आला अधिकारी मौजूद हैं, जो भीड़ ज्यादा होने के बाद भी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किए हुए हैं। हालात बहुत सामान्य हो चले हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो मुसाफिर हैं ये आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि दिल्ली के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी संभावित भीड़ को देखते हुए हर संभव इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते अब समूची दिल्ली से रेलवे का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। शनिवार की दुखद घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोगों ने दुख जताया। नई दिल्ली से अभिषेक सिंह, राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर जाने वाले फुटब्रिज पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों की तत्परता के कारण स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान लगातार यात्रियों की सहायता कर रहे हैं, जिससे अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। ट्रेनों का संचालन भी सुचारू रूप से जारी है और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ताजा स्थिति का जायजा लिया। अब सारी जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। सीआरपीएफ के जवान, आरएएफ के जवान यहाँ लगातार यात्रियों की मदद कर रहे हैं कि वो सुचारू रूप से अंदर जाकर ट्रेन में बैठ सके। किस स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, कहाँ पर है, ये भी उनको बताने की कोशिश की जा रही है। आज कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आराम से टिकट भी मिली है, बहुत आराम से आगे बैठा भी है, प्रशासन सारा लगा हुआ है और बहुत आराम से बैठे हैं। सीट पर बैठ गया आराम से, कोई भगदड़ नहीं हुआ है। बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं योगी जी की तरफ से। माता रानी कृपा, सब यात्री सब बैठ गए आराम से ट्रेन में, कोई हादसा ना हो, कोई घबराने की बात ना है। में सब हर चीज में, चढ़ाने में, हर चीज में कोई बात नहीं है, सब बढ़िया बाकायदे। आज तो ठीक है मैम, सारे पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, अच्छे से बैठाए हैं और अब से कुछ ही देर में ये ट्रेन भी यहाँ से निकाली जाएगी। लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ आप देख रहे हैं यात्रियों को महसूस नहीं हो रही है। पूर्ण रूप से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति भवन की ओर से मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया। कपड़ा जगत के इस बड़े आयोजन में 120 से अधिक देशों के लोग भागीदारी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी के लिए ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोल रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 120 से अधिक देशों की भागीदारी ने कार्यक्रम को संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला का वैश्विक मंच बना दिया है। पीएम ने विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी ली। पीएम ने प्रदर्शकों से संवाद किया और उन्हें कई अहम सुझाव भी दिए। कपड़ा उद्योग से जुड़े इस सबसे बड़े मंच को संबोधित करते हुए पीएम ने बीते एक दशक में टेक्सटाइल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। पीएम ने कहा कि टेक्सटाइल देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में यह सेक्टर 11% का योगदान दे रहा है। पीएम ने कहा कि फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। इस साल के बजट में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव करके इसका विस्तार किया गया है। साथ ही क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें 80% योगदान हमारे एमएसएमईज का ही है, उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पीएम ने टेक्सटाइल रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए उपलब्ध संभावनाओं को भी रेखांकित किया। पीएम ने एआई सहित नवीन तकनीक के समावेश से इस सेक्टर के भविष्य को लेकर भी चर्चा की।
पीएम ने कहा कि उनकी सरकार हाथ के हुनर को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए 2400 से ज्यादा बड़े मार्केटिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पर हजारों हैंडलूम ब्रांड रजिस्टर भी कर चुके हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग, इसका भी बहुत बड़ा लाभ इन ब्रांड्स को हो रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकास भी और विरासत भी के मंत्र को दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत के लिए उसमें अपार संभावनाएं हैं। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर साथ लाने वाला ये कार्यक्रम 17 फरवरी तक चलेगा। अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। ये महोत्सव 24 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से जनजातीय कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। ट्राइफेड द्वारा आयोजित ये महोत्सव का मकसद जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और क्षमता को देश दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। आदिवासी महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो 16 से 24 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में देश के विविध हिस्सों से 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, 500 कलाकार पहुंचे हैं। 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 10 सालों में जनजातीय समाज को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के अनेकों कार्य हुए हैं। जनजातीय बजट में कई गुना इजाफा हुआ है। संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। जनजातीय गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। बच्चों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाएं विकसित हुई हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्थापित किए गए हैं। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुच्छेद में शामिल करने का अपने प्रयास को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदि महोत्सव पर बोलते हुए जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि पिछले सरकारों ने जनजातीय समाज को पहचानने में 50 साल की देरी की। ये 25 स्टॉल इतना कंपटीशन के बाद यहाँ आए हैं, आप इसको देख लीजिए। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ, आप ये मौका लीजिए। दिल्ली में हम ये पहला बार नहीं कर रहे हैं, ये विगत 8 साल से हम लोग ये कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं। ये महोत्सव काफी दिल्ली में केवल नहीं होगा, ये बहुत सारे शहर में होता है। 450 से ज्यादा महोत्सव हम लोग कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे हजारों ट्राइबल लोग यहाँ आपका इन्वॉल्व हुए हैं। आदि महोत्सव ने जनजातीय समाज को एक मंच दिया है। उस मंच पर समाज की संस्कृति है, विरासत है। विरासत के साथ उनकी शिल्पकारी है, जो जनजातीय समाज को मुख्य धारा का हिस्सा बना रहा है। आदि महोत्सव जनजातीय समाज के लिए केवल आयोजन नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवंतता, उनकी विरासत का एक प्रमाण है, एक नमूना है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आदि महोत्सव के जरिए जनजातीय समाज को आर्थिक सशक्तिकरण और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27 साल बाद जीत मिली, तो 2/3 बहुमत से मिली जीत के बाद इंतजार मुख्यमंत्री के नाम का है। दिल्ली वालों का ये इंतजार सोमवार को खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक सोमवार दोपहर बाद 3 बजे पार्टी ने दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में पर्यवेक्षक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक नाम सामने नहीं आए, लेकिन उम्मीद है कि रात में किसी भी वक्त पार्टी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम जारी कर सकती है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और आज भी लाखों की संख्या में लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान आज कुंभ पहुंचे, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुंभ में स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी की राज्यपाल आनंदी पटेल ने आज प्रयागराज का दौरा किया और व्यवस्था की जानकारी हासिल की, और इस बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में इंतजामों को दुरुस्त रखने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मता, समता और समरसता का जीवन प्रतीक है महाकुंभ। प्रयागराज में जारी इस दिव्य, भव्य और अलौकिक समागम में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पावन श्रेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। एकता और आस्था के इस महायज्ञ में पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए भारत समेत दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संगम में पवित्र स्नान किया। इस दौरान उन्होंने बेहतर इंतजाम के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी महाकुंभ पहुंचे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सनातन सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और हमारी शाश्वत परंपराओं के जीवंत होने का प्रमाण है। हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकले हुए हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा और दुनिया माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण और सबका कल्याण, ये हमारी भावना है, यही आशीर्वाद हमसे। मैं मेरी जिंदगी का एक अत्यंत आनंदमय क्षण में, पवित्र क्षण में मैं आज पहुंचा हूं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, मां गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूं। इस बीच राज्य सरकार लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयासरत है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को महाकुंभ में पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी सीएम ने साथ ही कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि हम सभी की एकता इस देश की अखंडता का आधार बनेगी। महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है। वही साधु संतों के अलावा धर्माचार्य और श्रद्धालु भी महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रदेश सरकार की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ का यह आयोजन न केवल पावन त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने का अवसर है, बल्कि सनातन संस्कृति के मूल तत्वों को आत्मसात करने का भी एक माध्यम है। हमारी ही संस्कृति कहती है धर्मो रक्षते रक्षता, और हमारी ही संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, और इसी का साक्षात्कार कर रहे हैं महाकुंभ के दौरान इस तरह के वैदिक अनुष्ठान, जो विकास भी और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
और महाकुंभ 2025 में दिव्य ज्योति वेद मंदिर द्वारा आयोजित अखंड रुद्री पाठ महादिव्यानुष्ठानम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए विश्व का सबसे बड़ा रिले जाप का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये महाअनुष्ठान भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला अद्वितीय आध्यात्मिक आयोजन हुआ। 33 दिनों तक अनवरत वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता रहा है, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ 2025 में विश्व कीर्तिमान बना है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया है। विश्व कीर्तिमान अगर श्रद्धालुओं के स्नान का बना है तो विश्व कीर्तिमान इस महाकुंभ नगर में अनेक अनुष्ठानों द्वारा भी बना है। ऐसा ही एक अनुष्ठान है दिव्य ज्योति वेद मंदिर का अखंड रुद्री पाठ महादिव्य अनुष्ठान, जहां पर धर्म, विज्ञान, संस्कृति का त्रिवेणी का संगम हुआ है, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण का सतत संहिता पाठ किया गया है और जिसे कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस विश्व कीर्तिमान को पंजीकृत किया है। वेद का प्रभाव है ये पूरी दुनिया के अंदर पहुँचे और लोग इस वाइब्रेशन को समझ पाएँ, जो विज्ञान है, जो हमारा सनातन विज्ञान है, उसको समझ पाएँ। इस वजह ये प्लानिंग इसलिए बनी कि यहाँ एक गंगा के किनारे और ब्रह्मज्ञानी बच्चे हैं, ये सारे भाई बहन जो भी जितने भी हैं, ये ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा ये वेद पाठ किया जाए। अखंड रुद्रीपाठ महादिव्यानुष्ठान का उद्देश्य यह है कि विश्व शांति और आध्यात्मिक सामंजस्य का संवर्धन हो, पर्यावरणीय शुद्धिकरण और सामंजस्य का स्थापना हो। अखंड रुद्रीपाठ महादिव्यानुष्ठान भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सशक्त प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है और केवल बताया नहीं जा रहा, ईश्वर को देखा जाता है। ईश्वर का साक्षात दर्शन अनुभव है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञान भी यहाँ पर दिया जा रहा है और इस अध्यात्म के कारण ही जितनी भी शांति है वो हमें मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाती है जब वो ध्यान साधना करता है। दुनिया यहाँ पर देखती है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, किस तरीके से भारत विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा है। और इस महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया एक बार फिर इस बात का साक्षात्कार कर रही है कि किस तरीके से वैदिक ऋचाओं की पथ प्रदर्शिका पर बढ़ते हुए हमारे मंत्रद्रष्टा, हमारे साधक, हमारे तपस्वी, हमारे सन्यासी और यहाँ तक कि हमारे गृहस्थ भी अपनी विरासत को संरक्षित रख रहे हैं, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार का संवर्धन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्षेत्र के विकास एवं सुरक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर के देशों के सामने संसाधनों की कमी और आर्थिक चुनौतियों, विभिन्न प्रकार की अवैध तस्करी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद और तनाव सहित कई चुनौतियों पर बात की। The Indo-Pacific has been witnessing deeper tensions and sharper contestations.
The scenario is intrinsically maritime in nature, involving respect for and observance of international law. There are other concerns, some related, some autonomous. Stronger assertions of interest is one issue. Concerns about unilateral changes to the status quo, another. और वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर के दोनों छोर पर उथल पुथल आज अपने चरम पर है। पश्चिम एशिया में एक गंभीर संघर्ष चल रहा है जिसके और अधिक बढ़ने और जटिल होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक तनाव और जबरदस्त प्रतिद्वंदिता देखी जा रही है। In the Middle East or West Asia, there is a serious conflict underway with the potential for further escalation and complication. At the same time, long-standing issues are being revisited, sometimes with a radically different approach. Its maritime consequence is visible in a serious disruption of global shipping with considerable cost to all our countries. और वहीं इस बीच 8वें हिंद महासागर सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ओमान के समकक्ष बद्र अल बुसैदी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर संयुक्त रूप से प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। इस अवसर पर मांडवी टू मस्कट इंडियन कम्युनिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान नामक एक पुस्तक का भी संयुक्त रूप से विमोचन किया गया। और इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मस्कट में ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातो एरिवान पेहीन यूसुफ से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर 2024 की ब्रुनेई यात्रा पर भी चर्चा की। इस बीच ब्रुनेई के विदेश मंत्री ने भारत आसियान साझेदारी को समर्थन देने की बात कही। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। प्रतियोगिता का 18वां संस्करण 22 मार्च 2025 से शुरू होगा। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। इस सीजन में कुल 13 आयोजन स्थल पर 74 मैच खेले जाएंगे। इनमें 12 डबल हेडर मुकाबले हैं, यानी एक ही दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से शुरू होंगे, वहीं शाम के मुकाबलों की शुरुआत 7:30 बजे से होगी। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।